नमस्कार बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 8वीं का युगों का दौर अध्याय का। उसमें हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। वो बिंदु है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। इससे पूर्व हम पढ़ रहे थे संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व, जिसमें पाश्चात्य इतिहासकार सर विलियम जोन्स ने स्वीकार किया कि संस्कृत भाषा पुरानी होने के बावजूद भी यूनानी भाषा से अधिक पूर्ण और लैटिनी भाषा से अधिक उत्कृष्ट और समृद्ध है। तो उसकी जीवंतता और स्थायित्व के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो अब नया बिंदु है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। तो देखिए, उपनिवेश का क्या अर्थ होता है। उपनिवेश का अर्थ है दूसरे देशों में अपने देश के व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु बनाए गए केंद्र, वो होते हैं उपनिवेश। तो यहाँ भारत के उपनिवेशों की बात की गई थी। अभी भारत में अभी आज़ाद हुआ भारत अंग्रेजों से, तो यहाँ ये ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो यहाँ पर ब्रिटिश क्या करती, अपनी संस्कृति अपना व्यापार को बढ़ावा दिया करता था। ऐसे ही भारत के क्या थे, उपनिवेश थे। तो देखो, उपनिवेश का अर्थ है दूसरे देशों में अपने देश के व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु बनाए गए केंद्र, वो कहलाते हैं उपनिवेश। अब आगे देखिए, भारत के उपनिवेश। भारत भी अपने दायरे में सीमित न रहा। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तक हुआ। इसका नाम भी वृहत्तर भारत के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? वृहत्तर भारत, यानी बड़े भारत के रूप में इसका जिक्र मिलता है। इसके बारे में हमें पता चलता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में इसके बारे में जानकारी मिलती है। किसके रूप में? वृहत्तर भारत के रूप में। भारतीय उपनिवेशों के प्रमाण। भारतीय प्राचीन पुस्तकें, यात्रियों द्वारा लिखित विवरण, चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण, पुराने शिलालेख, ताम्रपत्र, जावा और बाली का समृद्ध साहित्य, जिनमें भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का अनुवाद है। मतलब ये एक साहित्य हैं जिसमें इन कथाओं का अनुवाद है। यूनानी और लैटिनी, जिसे लातिनी है, स्रोतों की सूचनाएं, अंगकोर और बोराबुदूर के खंडहर इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत का व्यापार व संस्कृति बाहर के देशों में फैली और इसके अनगिनत उपनिवेश थे। मतलब भारत की संस्कृति भारत के बाहर गई और वहाँ के अनगिनत क्या है, उसके उपनिवेश थे। उपनिवेशों का नामकरण देखो, उपनिवेशों को सभी उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। कहाँ किए जाते थे? पूछ लेगा आपने। उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इनका नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया जाता था, जैसे कंबोज, जिसे अब कंबोडिया कहते हैं। मतलब कंबोज भी था, कंबोडिया था जो भी भारत का उपनिवेश था। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप, जो का टापू था। ठीक है, ये भी भारत का उपनिवेश है। सभी उपनिवेशों के नाम अधिकतर खनिज, धातु, किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता था। मतलब खनिजों के आधार पर कोई धातु या कोई उद्योग था, कोई खेती की पैदावार के आधार पर उसका नाम रखते थे। जैसे जावा द्वीप को किस नाम से रखते थे? जो अनाज के नाम पे रखा गया, जिसे यवद्वीप भी कहते हैं। उपनिवेश व्यापार बढ़ाने के केंद्र। उपनिवेश व्यापार बढ़ाने के सफल केंद्र रहे, क्योंकि व्यापारी वहां जाकर अपने व्यापार को बढ़ावा देते थे। संस्कृत की एवं यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त साहित्य से यह पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों में खूब समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत में जहाज उद्योग भी निरंतर बढ़ा और भारतीय उपनिवेशों के साथ साथ भारतीय बंदरगाहों का भी वर्णन मिलता है। दक्षिणी भारत में सिक्कों व अजंता के भित्ति चित्रों पर भी जहाज़ों के चित्र मिलते हैं। जो दक्षिण भारत में जो कॉइन्स मिले थे, जो सिक्के मिले थे, सिक्कों व
अजंता की भित्ति चित्र, मतलब अजंता की जो दीवारों पर जो चित्र बने हैं वहाँ भी जहाज़ों के चित्र, मतलब जहाज से परिचित थे दक्षिण भारत में, तो मतलब जहाज़ों से व्यापार करते थे, जब भी तो चित्र बनाया उन्होंने है। तो ये उपनिवेश व्यापार को बढ़ावा देने की केंद्र के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो उपनिवेश व्यापार को बढ़ावा देने के सफल केंद्र रहे हैं, क्योंकि व्यापारी वहाँ जाकर अपने व्यापार को बढ़ावा देते थे। संस्कृत की एवं यूनानी अरबी दोनों में प्राप्त साहित्य से ये पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों में खूब समुद्री व्यापार होता था। भारत के और सुदूर पूर्व में जो देश हैं उनके मध्य खूब समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत में जहाज का उद्योग भी बहुत निरंतर बढ़ा, और इसका वर्णन कहाँ मिला उन्होंने चित्र देखने, दक्षिण भारतीय सिक्कों पर और अजंता के भित्ति चित्र पर। धर्म का विस्तार, उपनिवेशों के में व्यापारियों के साथ साथ धर्म प्रचारक भी पहुंचे। कौन पहुंचे? धर्म प्रचारक। यह समय ठीक अशोक के बाद का समय था। बौद्ध धर्म का बढ़ चढ़कर प्रचार इसी कारण से हुआ। ओके, उपनिवेशों के मुख्य स्थान, एशिया महाद्वीप के देशों ब्रह्मा, श्याम, चीन व टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक रही। ठीक है, ब्रह्मा में, श्याम पर, चीन, ब्रह्मा, एशिया महाद्वीप के देशों ब्रह्मा, श्याम पर चीन का व टापुओं मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक रही। ब्रह्मा श्याम पर किसका? चीन का। टापू और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। भारत ने इन्हें धर्म और कला प्रदान की, जबकि शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने। तो भारत ने क्या दिया इन्हें? धर्म और कला, जबकि शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन किसने दिया? चीन ने दिया था। आगे देख, अगला बिंदु है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। अब देखिए, भारतीय कला में कला से विदेशी प्रभावित। थोड़ा बड़ा कर, हाँ जी, ये ठीक है। भारतीय सभ्यता ने दक्षिणी पूर्व एशिया में अपनी जड़ें जमाई। ठीक है, चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, बज्जापहित और इनके आसपास के स्थान पूर्णतया भारतीय कला से प्रभावित हुए। ये देश थे जो भारतीय कला से प्रभावित हुए, और यहाँ के राज्यों का भारतीयकरण किया गया। इनके राजकीय समारोह, कर्मचारियों की पदवियाँ सब संस्कृत की थी। राजकीय समारोह के नाम भी संस्कृत के थे। कर्मचारियों की जो पोस्ट हुआ करती थी, पदवियाँ हैं, वो भी संस्कृत की थी। इंडोनेशिया, जावा, बाली आदि ने आज तक भारतीय संस्कृति को कायम रखा है। अभी तक यहाँ हिंदू धर्म को माना जाता है। फिलीपीन द्वीप की लेखन कला भारत की ही देन है। कहते हैं फिलीपीन द्वीप की लेखन कला भारत की ही देन है। कंबोडिया की वर्णमाला, कंबोडिया की जो अल्फ़ाबेट है वर्णमाला, दक्षिण भारत से ली गई है। वहाँ दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानून के आधार पर बनाए गए। वह दीवानी और फौजदारी के जो कानून है, दीवानी है नहीं जमीन जायदाद के, फौजदारी लड़ाई झगड़ा के जो कानून है वो भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानून के आधार पर बनाए गए हैं। इनमें बौद्ध धर्म के कुछ परिवर्तन कर इन्हें आधुनिक कानून व्यवस्थाओं में भी लिया गया है। तो इनमें बौद्ध प्रभाव से कुछ परिवर्तन कर इनमें आधुनिक कानून व्यवस्थाओं में भी लिया गया है। तो ये भारतीय कलाओं से विदेशी प्रभावित, तो भारतीय कलाओं से विदेशी लोग प्रभावित थे कि, और यहाँ की जो कला संस्कृति थी, जो नियम कानून कायदे थे, लेखन की कला थी, जो संस्कृत की साहित्य की जो नाम थे, उनको विदेशों ने अपनाया। अब देखिए, भारतीय भव्य कला एवं वास्तुकला। भारतीय भव्य कला व वास्तुकला की छाप कई स्थानों पर दिखाई पड़ती है। भव्य कला, भवन निर्माण की कला। अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें और अद्भुत मंदिर भारतीय कला के अनुरूप ही तैयार हुए। जावा में बोरोबुदुर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों पर अंकित है। कई स्थानों पर दीवारों पर की गई नक्काशी में विष्णु, राम, कृष्ण की कथाएं अंकित है। कंबोडिया के राजा जयवर्मन ने अंगकोर को निखारा था। मतलब कंबोडिया को किसने निखारा था, उसको इतना सुंदर बनाया था राजा जयवर्मन ने। वह भी ठेठ भारतीय नाम का राजा था, उसका भी नाम भारतीय नाम जैसा ही था। भारतीय कला की यह विशेषता थी कि इसमें कहीं न कहीं धार्मिक भावना छिपी रहती थी। भारत की इस कला को यूनानियों ने ग्रहण किया।
वे भारतीय सौंदर्य से प्रेम करते थे। वह अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। भारतीय मूर्ति कला व स्थापत्य कला में प्रकृति के साथ भी संबंध को दर्शाया गया, जबकि चीन और जापान इस भाव को चित्रकला द्वारा उजागर करता था। भारतीय संगीत तो कहते हैं तो भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला में प्रकृति के साथ संबंध को दर्शाया गया। मूर्तिकला ही या भवन निर्माण कला थी, उसमें प्रकृति के साथ संबंध को दर्शाया गया, जबकि चीन और जापान इस भाव को चित्रकला द्वारा उजागर करता था और चीन और जापान पेंटिंग द्वारा उजागर करता था। भारतीय मूर्तिकला और भवन निर्माण के माध्यम से प्रकृति को समाहित करता था। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से काफ़ी भिन्न था लेकिन अत्यधिक विकसित था। संगीत के क्षेत्र में भारत ने चीन, सुदूर पूर्व एशिया संगीत को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसने चीन, सुदूर पूर्व एशियाई के संगीत को प्रभावित किया था। किसने? भारतीय संगीत ने। भारतीय कला में प्रकृतिवाद। भारतीय कला में आरंभिक समय में प्रकृति चित्रण की प्रमुखता रही, जो काफ़ी हद तक चीनी प्रभाव के कारण था। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि भारत ने अपनी कला का विदेशों में प्रसार किया तो बाहरी देशों की कलाओं का भी प्रभाव भारत पर पड़ा। गुप्त काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस काल में स्थापत्य कला ने बहुत विस्तार पाया। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ और बादामी की गुफाएं इसी काल की हैं। इस काल में स्थापत्य कला ने बहुत विस्तार पाया। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ और बादामी की गुफाएं इसी काल की हैं। तो गुप्त काल को स्थापत्य कला का क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला बहुत विस्तार पाया। तो एजेंटा आपसे पूछ लिया जाए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ और बादामी गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की। अजंता की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। अजंता की गुफाओं किसने बनाया था? बौद्ध भिक्षुओं ने। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था कि स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वे खतरनाक है। तो भी उन्होंने चित्रों में तो भी उनके स्वामियों ने कहा था इनसे दूर रहो, फिर भी उन्होंने चित्रों में सुंदर स्त्रियों, राजकुमारियों, गायिकाओं, नर्तकियां को बैठी खड़ी श्रृंगार करती हुई स्त्रियों के चित्रों को उभारा है। दूसरी ओर उन्होंने महात्मा बुद्ध, बोधिसत्व को उनकी शांति, लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। महात्मा बुद्ध की जो उनसे अद्भुत जो शांति थी चेहरे पर, उसको चित्रित किया है। और लोकोत्तर जो गरिमा थी, जो लोकोत्तर जो पूरे संसार भर में उनकी जो महिमा थी, उसको चित्रित किया है। एलोरा की गुफाओं में कैलाश का विशाल मंदिर प्रसिद्ध है, यानी भगवान शिव का मंदिर का है एलोरा में। एलिफेंटा की गुफाओं की त्रिमूर्ति आज भी प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति का मंदिर है, वो भी बड़ा प्रसिद्ध मूर्ति है। जो दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की इमारतें भी इसी काल में बनी है। तो दक्षिण भारत की जो महाबलीपुरम की इमारतें वो भी इसी काल की बनी है। यही शिव की नृत्य की खंडित मूर्ति भी आकर्षक है, और जी हाँ, महाबलीपुरम में शिव की जो खंडित मूर्ति है वो भी यहाँ आकर्षक है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व के सृजन और नाश करते हुए इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व के सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की मूर्ति है। मतलब भगवान शिव की नाश करते हुए जो नृत्य की मुद्रा में जो उनकी मूर्ति है वो ब्रिटिश संग्रहालय में है, जो विराट युगों का आह्वान करती है। जावा में बोरोबुदुर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के गिलपटोटेक ले जाया गया। तो जावा के बोरीबुदुर से बोधिसत्व का सिर है, जो भगवान बुद्ध का सिर है, जो कोपेनहेगन से गिलपटोटेक ले जाया गया। इसमें बुद्ध की आत्मा को ऐसे दर्शाया गया है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। इसमें बुद्ध की आत्मा को ऐसे दिखाया गया है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। तो वो कहाँ लगाया गया बोधिसत्व का सिर? कहाँ है? जावा में बोरोबुदुर से। जावा में बोरोबुदुर से बोधिसत्व का यानी माता बुद्ध का सिर है, जो कोपेनहेगन से गिलपटोटेक ले जाया गया। इसमें बुद्ध की आत्मा को ऐसे दर्शाया गया है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। इसमें समुद्र की गहराइयों की शांति है। उस जो महात्मा बुद्ध का जो मूर्ति थी, चेहरे के भाव थे, उसको देखकर आकाश की भाषा स्वच्छता थी।
इंसानी सोच से परे रहने का सौंदर्य था, इंसानी सोच से परे रहने का सौंदर्य था। आगे देखते हैं भारत का विदेशी व्यापार। अब भारत का विदेशी व्यापार किन किन के पीछे देखो। भारत का व्यापार का विस्तार, भारतीय व्यापार का विस्तार ईसवी सन से 1000 वर्ष पूर्व से भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला था। ईसवी सन से 1000 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व से भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला था। भारतीय व्यापार पूर्वी समुद्र से लेकर भूमध्य सागर तक फैला था। तो मतलब कहते हैं ये 1000 ईसा पूर्व तक भारत का व्यापार फैला हुआ था, मतलब 1000 ईसा पूर्व तक भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला, इतना याद रखो आप। तो 1000 ईसा पूर्व तक और पूर्वी समुद्र से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों में भारत का प्रभुत्व था, मतलब इन पर अधिकार जैसा था, मतलब पूरी धाक थी। कपड़ा उद्योग, भारतीय कपड़ा उद्योग अत्यधिक विकसित था। भारतीय सूती कपड़ा दूर दूर तक जाता था। इसके अतिरिक्त रेशम भी बनता था, लेकिन रेशम चीन का अधिक उत्तम था। मतलब भारतीय कपड़ा तो अधिक विकसित था, सूती कपड़ा दूर दूर जाता था, इसके अतिरिक्त रेशम भी बनता था, परंतु चीन का रेशम होता, तो चीन का जो व्यापार के साथ रेशम बहुत अच्छा था। कपड़ा रंगना अधिक प्रमुख था, पक्के रंग तैयार किए जाते थे। इसमें एक नील रंग था जिसे इंडिगो कहा जाता है, यह सब इंडिया से बना था। एक नीला रंग बहुत फेमस था जिसे क्या कहा जाता है, इंडिगो, और ये सब इंडिया से बना, और यह सब इंडिया से बना था। ठीक है, ये इंडिगो तैयार करते थे, कई बार ये कहते हैं इंडिया यह सब इंडिया से बना है, मतलब किससे बना है, इंडिया से बना है। भाई इंडिया में कौन सा रंग पता है, इंडिगो। तो नीला रंग बड़ा प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ कपड़े रंगाई का काम भी बहुत अच्छा होता था भारत में, तो आपको पता है। तो सूती उद्योग का विस्तार था, रेशम भी बनता, परंतु चीन का रेशम अच्छा था, और कपड़ा रंगना, सूखना, पक्के रंग तैयार करना ये था। और ये नीला रंग था जो इंडिगो, बड़ा प्रसिद्ध था और ये सब इंडिया से बना था। आगे देखते हैं रसायन पदार्थों का विकास। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास हुआ, केमिस्ट्री का। ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास हुआ। भारतीय फौलाद एक प्रकार का विशेष लोहा होता है, वह लोहे को दूसरे देश पसंद करते थे। जो भारतीय लोहा था उसको दूसरे देश पसंद करते। इसका प्रयोग युद्ध के कामों जैसे हथियार आदि बनाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा भारतीयों को धातुओं की भी अधिक जानकारी थी। इन धातुओं के मिश्रण से औषधियाँ भी तैयार की जाती थी। मतलब भारतीयों को धातुओं की बड़ी जानकारी थी और इन धातुओं की दवाइयों में भी काम आती थी, औषधियों में। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, धातुओं के मिश्रण से औषधियाँ बनती थी। इसके अलावा शरीर रचना, शरीर विज्ञान के बारे में भी भारतीय पूर्णतः परिचित है। शरीर की रचना और शरीर विज्ञान के बारे में भारतीय पूर्ण रूप से परिचित है। हार्वे ने तो काफ़ी पहले रक्त संचार की बात सुझाई थी। विलियम हार्वे ने तो काफ़ी पहले रक्त संचार की बात सुझाई थी। ठीक है, पर भारतीय लोग उससे पहले से ही जानते थे। खगोल शास्त्र का ज्ञान, खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी। विश्वविद्यालयों में खगोल शास्त्र विषय रूप में पढ़ाया जाता था। ज्योतिष ज्ञान को भी इसमें मिलाया गया। एक निश्चित पंचांग तैयार हुआ जो आज तक प्रचलित है। मतलब खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था विश्वविद्यालयों में, नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, उज्जैनी हो, पढ़ाया जाता था और उसके साथ ज्योतिष शास्त्र मिलाया जाता था। और एक निश्चित पंचांग तैयार जो आज तक प्रचलित है। समुद्री यात्रियों के लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान अति आवश्यक होता था। जो समुद्री यात्रा करते थे उन्हें खगोल शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान होता था, क्योंकि इसी से वे दिशाओं और मौसम की जानकारी प्राप्त करते थे। किसकी जानकारी प्राप्त करते थे? दिशाओं और मौसम की जानकारी प्राप्त करते। यह भारत की विश्व को अनुपम देन है। किसकी? खगोल शास्त्र का ज्ञान। समुद्री यात्रा करने वालों को इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक था। इसी से वो दिशाओं की और मौसम की जानकारी प्राप्त करते थे। यंत्रों की जानकारी अगला, भारत में जहाज बनाने का उद्योग प्रगति पर था, क्योंकि जहाज़ों के चित्र अजंता एलोरा गुफाओं में मिले हैं, सिक्कों पर मिले। दक्षिण भारत के जो सिक्के थे उनमें। युद्धों में काम आने वाली मशीनों औजारों के निर्माण में भी भारत पीछे नहीं था।
युद्धों में काम आने वाली मशीनों और औजारों में भी भारत पीछे नहीं था। आगे देखते हैं प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। अब गणित शास्त्र बात करते हैं। गणित शास्त्र की नींव भारत में यह माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी। गिनती के चौखटे और रोमन पद्धति ने बहुत समय तक इस गणित के विस्तार में बाधा डाली। तो गिनती के चौखटे और रोमन पद्धति ने इस गणित में काफ़ी बाधा डाली। भारतीय अंक चिन्हों का मुकाबला कोई देश नहीं कर पाता था। ये सभी गणित पद्धतियों से पूर्णतः भिन्न थी। तो भारतीय अंक पद्धति में का मुकाबला कोई दूसरा देश नहीं कर पाता था, जो सभी गणित पद्धतियों से पूर्णतः क्या थी, भिन्न। पहले क्या थे, डंडे लगाया करते थे, चौकट, गिनती के चौकटे होते थे, हैं, जैसे एक लिख दिया था, एक डंडा, 2 3 4, ऐसे रोमन पद्धति में इस तरह। तो उनके ये रोमन पद्धति, तो गिनती के चौकटे रोमन पद्धति ने बहुत समय तक गणित के विस्तार में बाधा डाली, परंतु भारतीय अंक चिन्हों का मुकाबला कोई देश नहीं कर पाता था। अब देखो, वैदिक काल से ही भारत में ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित की नींव डाली गई थी। तो वैदिक काल के से ही ज्यामिति यानी जियोमेट्री है, अंकगणित और बीजगणित की नींव डाली गई थी। धीरे धीरे ज्यामिति पद्धति यूनान और सिकंदरिया में आगे बढ़ी। तो ज्यामिति पद्धति कहाँ है, ये अपने इराक बगदाद है ना, यूनान सिकंदरिया में आगे बढ़ी, और भारतीय अंकगणित बीजगणित में अग्रणी रहा। तो ये ध्यान रखो। तो वैदिक काल में ही भारत में ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित नींव डाली गई थी। ठीक है, ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित। तो यूनान में और सिकंदरिया में ज्यामिति आगे बढ़ गई, अंकगणित बीजगणित भारत में आगे अग्रणी रही। विश्व को शून्य भी भारत की देन है। जो विश्व को जो 0 दिया है, शून्य जो अंक दिया है, वो किसने दिया है, भारत ने। पहले ये एक बिंदी के रूप में था, धीरे धीरे इसने वर्त का आकार ग्रहण कर लिया। पहले ये बिंदी के रूप में था, बाद में इसने वर्त का आकार यानी सर्किल का आकार ग्रहण कर लिया। दशमलव पद्धति भी, वो बिंदी वाली पद्धति है, वो भी भारत में विकसित हुई। तो 0 और दशमलव पद्धति कौन दिया, भारत ने दिया। ठीक है। भारतीय गणित शास्त्री। बीजगणित पर सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ लिखने वाले भारत के विद्वान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। तो बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखने वाले भारत के विद्वान ज्योतिर्विद, क्या नाम था, आर्यभट्ट। इसके बाद कौन थे, भास्कर। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का नाम प्रसिद्ध है, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मपुत्र। उन्होंने गणित के विभिन्न विधाओं का निर्माण किया। अंत में भास्कर द्वितीय का नाम भी इनमें उल्लेखनीय, और अंत में भास्कर द्वितीय हुआ। इसने खगोल शास्त्र, बीजगणित, अंकगणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंकगणित पर उनकी पुस्तक लीलावती थी, जो कहा जाता है उनकी पुत्री का नाम था। तो भास्कर दत्त ने अंकगणित पर एक पुस्तक लिखी लीलावती, जो लीलावती का क्या था, उनकी पुत्री का नाम था। तो ये भारत के गणित शास्त्री हैं। भारतीय गणित का बाहर के देशों में प्रसिद्ध पाना। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए। तो 8वीं शताब्दी में खलीफा था अल मंसूर के राज्यकाल में क्या भारतीय विद्वान कहाँ गए, बगदाद। इराक की राजधानी थी ना बगदाद, अभी भी है, वहाँ गए। वे अपने साथ अनेक खगोल शास्त्री और गणित की पुस्तकों को भी लेकर गए। वे अपने साथ, वे जो भारतीय विद्वान का 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें साथ ले गए। उन्होंने अरबी जगत में ज्योतिष शास्त्र और गणित शास्त्र को प्रभावित किया। उसने अरबी जगत, वहाँ के अरब के जो लोग थे, ज्योतिष शास्त्र और गणित शास्त्र वहाँ के लोगों को प्रभावित किया। वहाँ भारतीय अंकों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। वहाँ भारतीय अंकों का क्या प्रचलन प्रारंभ हुआ। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का संस्कृति प्रभाव था। तो मध्य एशिया से स्पेन तक, मध्य एशिया से लगाकर स्पेन तक पूरी दुनिया पर, पूरी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का संस्कृति प्रभाव, बगदाद का ही कहना मानते थे, मतलब उन्हीं का संस्कृति प्रभाव था। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। जैसे उस समय हमारे गुप्त काल में तक्षशिला था, और जो विद्या अध्ययन का एक केंद्र था, उसी प्रकार से वहाँ वो पश्चिमी जो मध्य एशिया में, वहाँ उस समय विद्या अध्ययन केंद्र क्या था, बगदाद। यूनानी व यहूदी विद्वान अपने साथ दर्शन, ज्यामिति, विज्ञान लाए थे।
लेकिन भारतीय गणित का अरबी भाषा में अनुवाद कर विस्तार किया गया, जिससे यह विदेशों में ख्याति पा गई। और यूनानी और यहूदी विद्वान अपने साथ क्या लाए थे? वहाँ पर विद्याधन केंद्र था, तो वहाँ क्या लाए थे? दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान लाए थे। लेकिन भारतीय गणित का क्या अरबी में अनुवाद कर दिया गया और विदेशों में ख्याति पा गई। इसके पश्चात भारतीय गणित का प्रयोग स्पेन के मूर विश्वविद्यालय द्वारा यूरोपीय देशों में हुआ। तो इसीलिए भारतीय गणित का प्रयोग कहाँ हुआ? स्पेन के मूर विश्वविद्यालय में द्वारा यूरोपीय देशों में हुआ। पहले मूर विश्वविद्यालय में, फिर यूरोपीय देशों में भारतीय गणित का प्रयोग होने लग गया, जीरो दशमलव का प्रयोग होने लग गया। 1490 में ब्रिटेन में भी भारतीय गणित का प्रयोग किया गया, और 1490 में ब्रिटेन में भी भारतीय गणित का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। अब है विकास और ह्रास। विकास और ह्रास। अब देखो, भारत का विकास। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत ने आक्रमणकारी तत्वों, आंतरिक झगड़ों के बावजूद भी सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। भारतीय उपनिवेशों की स्थापना कर सभी क्षेत्रों में विकास किया, और गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग रहा। और इसमें विकास के क्षेत्र में सभी तरीके से जो व्यापार का क्षेत्र हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, सभी में गुप्त काल को बहुत ज़्यादा तरक्की पाई, इसीलिए उसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत ह्रास की ओर अग्रसर कब बढ़ा? स्वर्ण युग की समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण प्रकट होने लगे। गुप्त काल के जो जो स्वर्ण युग है उसके समाप्त होने से पहले उत्तर पश्चिम से गोरे होड़ों ने निरंतर आक्रमण प्रारंभ किया। ये आक्रमणकारी विदेशी थे, यही भारत को दुर्बल करते चले गए। उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक यानी 50 वर्षों तक भारत पर शासन किया, और अंतिम गुप्त शासक यशोवर्मन ने बहुत प्रयत्न से हुणों को खदेड़ा। तो आखिरी गुप्त शासक था यशोवर्मन ने बड़ी मेहनत से हुणों को वहाँ से भगाया। भारत की दुर्बलता। लगभग 50 वर्षों तक हुणों का शासन रहने से भारत राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से कमजोर हो गया था, और 7वीं शताब्दी में हर्ष ने अपने शासन काल को हर क्षेत्र में ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन धीरे धीरे वह भी कमजोर होता गया। राजा कौन? हर्षवर्धन ने बढ़ाने की कोशिश किया। फिर बाद राजा भोज ने भी भारत को सुदृढ़ता दी, लेकिन भीतरी कमजोरी के कारण भारत उभर नहीं सका। ये भारत की दुर्बलता थी। अब दक्षिण भारत का कम प्रभावित होना। उत्तर भारत में आक्रमणकारी आते थे क्योंकि पश्चिम दिशा से आते, उत्तर भारत पर अटैक करते थे, और दक्षिण क्या था, उस पर ज़्यादा असर नहीं होता था। तो उत्तर भारत आक्रमणकारी से अधिक प्रभावित रहा, क्योंकि सभी आक्रमणकारी इसी दिशा से भारत में आते, और दक्षिण में विदेशी जातियों का प्रभाव कम रहा, वो उनसे अछूता रहता था। दक्षिण की स्थिति। दक्षिण की ओर विदेशियों का गमन कम होने के कारण जितने भी लेखक थे, कलाकार थे, वास्तुशिल्प थे, मूर्तिकार थे, दक्षिण भारत में जाकर बस गए। दक्षिण में इन्हें फलते फूलने का अधिक अवसर मिला। इसी कारण दक्षिण काफ़ी हद तक समृद्ध है। और आज भी देखो वहाँ मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिर देखो एक से बढ़कर एक विकसित है। इसीलिए वहाँ पर ये हर क्षेत्र में विकसित होता चला गया, क्योंकि ये बाहरी आक्रमणों का वहाँ पर ज़्यादा असर नहीं होता था। उत्तरी भारत का अस्तित्व। उत्तरी भारत भले ही आंतरिक रूप से ह्रास की ओर जा रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से बहुत केंद्र थे। सांस्कृतिक और दार्शनिक क्षेत्र बहुत बड़े केंद्र थे। अब देखो बनारस को ले लेते हैं। बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों को गढ़ था, किला था बनारस। कश्मीर बौद्धों और ब्राह्मणों का केंद्र था। कश्मीर था जो बुद्धों और ब्राह्मणों का केंद्र था। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जिनमें विदेशी छात्र पढ़ने आते थे। कला, वास्तु, शिल्प के विभाग थे। वैद्यक विद्यालय थे, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्कूल्स थे, आयुर्वेद स्कूल्स थी, कॉलेज थे। कृषि विभाग थे, डेयरी फार्म थे, पशु थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार था। कहने का तात्पर्य है कि भले ही भारत की दशा दयनीय हो गई, लेकिन उसकी जड़ें अंदर से क्या थी? मजबूत थी। उसका अस्तित्व सदा कायम रहा। ठीक है, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से बहुत बड़ा केंद्र था भारत, कितना भी असर रहा।
ठीक है। जैसे बनारस था धार्मिक और दार्शनिक विचारों का क्या था, आज भी गढ़ है, दार्शनिक और धार्मिक विचारों का। और कश्मीर बौद्धों और ब्राह्मणों का केंद्र था, ठीक है। अब आगे देखें, भारत को सहारा देने वाले हाथों का कमजोर पड़ना। भारत में आंतरिक शक्ति कमजोर होने पर इसे संभालने वाले हाथ डगमगाने लगे और 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई दार्शनिक न हुआ, शंकराचार्य के बाद कोई दार्शनिक नहीं हुआ। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगा और मूर्ति पूजा के विकृत रूप शुरू हो गए। तांत्रिक पूजा, योग पद्धति का भ्रष्ट रूप शुरू हो गया। साहित्य में भवभूति आखिरी व्यक्ति था, साहित्य में भवभूति नाम का व्यक्ति आखिरी था। गणित शास्त्र में भास्कर द्वितीय का नाम अंतिम रूप में रहा, और गणित शास्त्र में भास्कर द्वितीय का नाम अंतिम रहा। याद रखो, साहित्य में सबसे आखिरी व्यक्ति कौन था, भवभूति, और गणित में भास्कर द्वितीय। क्यों, क्योंकि बौद्ध और धर्म का ह्रास होने लगा और उसकी जगह दूसरी चीज़ों ने समाज पर आधिपत्य जमा लिया, तांत्रिक पूजा और योग पद्धति ने। और कला के क्षेत्र में भी ह्रास होता चला गया। धीरे धीरे उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत का भी ह्रास होना शुरू हो गया। डॉक्टर राधाकृष्ण का मानना था कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी, कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति है जो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। जो है भारतीय दर्शन पहले क्या था, स्थिर था, राजनीतिक स्थिरता थी, परंतु जैसे ही राजनीतिक शक्ति कमजोर पड़ी और उसकी राजनीतिक के साथ साथ भी भारतीय दर्शन ने भी अपनी शक्ति खो दी। भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता खोने से ह्रास शुरू होता है, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि जब देश की छोटी छोटी शक्तियाँ ह्रास की ओर अग्रसर होती हैं तभी भी राजनीतिक ह्रास होता है। भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये है कि जब देश की छोटी छोटी शक्तियाँ ह्रास की ओर अग्रसर होती हैं तो तभी राजनीतिक ह्रास होता है। छोटी छोटी शक्तियाँ ह्रास की गिरावट की ओर होती है, वही राजनीतिक ह्रास होता है। भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब देखो, भारत का सक्रिय अंतस्थल। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं। कोई सी भी सभ्यता उसमें गिरावट भी होगी और उसके टुकड़े भी होंगे, परंतु भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपने कायाकल्प कर लिया। उनमें एक सक्रिय अंतस्थल रहा जो सदैव नए संपर्कों से ताज़ा रूप ग्रहण कर सके। उनमें एक सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से ताज़ा रूप ग्रहण करता रहा। भारत का उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई देता था। देखो, भारत का सक्रिय अंतस्थल, तो कहते हैं हर सभ्यता के जीवन में ह्रास होता है, विघटन के दौर आते रहते हैं बार बार, परंतु भारत में उनसे बचकर नए सिरे से अपना क्या किया, कायाकल्प किया, दोबारा से अपना रिनोवेशन किया। उसमें एक सक्रिय अंतस्थल था जो सदैव नए संपर्कों से ताज़ा रूप ग्रहण कर सके। मतलब एक ऐसा सोच थी, अंतस दिल में नया संपर्क आता है और उसे ताज़ा रूप ग्रहण कर लेता था। भारत का उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई देता था। भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बंधनों ने जकड़ लिया था। मतलब इसका पतन उत्तरोत्तर भारत जो भारत आगे बढ़ रहा था उसका पतन साफ दिखाई दे रहा था। समाज की जाति व्यवस्था जकड़ गई थी। हर आदमी का व्यवसाय नियत हो चुका था जाति व्यवस्था के कारण। जो चमार था चमार का ही धंधा करेगा, व्यापारी व्यापार का ही धंधा करेगा, खेती खेती का धंधा करेगा, वो व्यापार नहीं बदलते। नीची जाति वाले ऊंची जाति वालों के अधीन हो गए। इससे क्या हो, नीची जाति ऊंची जाति वाले अधीन हो गए। उन्हें शिक्षा और विकास से भी वंचित रख दिया गया। ऐसे में दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य, व्यापार का जितना भी विकास हुआ सभी गुटों में हुआ। और ऐसे में अगर दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का हो वो अपने गुटों में, उस समूह में ही हुआ। धंधे पुश्तैनी बन गए। दर्शन में, राजनीति में, विचारों में, युद्ध पद्धति में, बाहरी देशों से संपर्क में, सभी में ह्रास हुआ। जब वो एक क्षेत्र में बंध गए, एक गुटों में हो गए, ये धंधा पुश्तैनी बन गया, जो अगर जो भी हुआ, जो भी विकास हुआ, जो भी ह्रास हुआ वो सभी में हुआ, चाहे दर्शन में हो, राजनीति में, विचारों में, युद्ध पद्धति में, बाहरी देशों से संपर्क में, सभी में ह्रास हुआ। दर्शन से लगा के राजनीति, विचार, युद्ध पद्धति, बाहरी देश संपर्क सब में ह्रास हुआ। भारत की अखंडता के स्थान पर सामंतवाद, गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी। तो भारत की जो अखंडता के स्थान पर किसमें था, सामंतवाद और गिरोहवाद में की भावनाएं बढ़ने लगी। लेकिन भारत की जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता, देखो भारत की जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता, जो डिटर्मिनेशन था, अभी भी जीवित थी। इसके अलावा भारतीय संस्कृति का लचीलापन, और दूसरा भारतीय संस्कृति का लचीलापन और अपने को ढालने की क्षमता, ये इसको बचाए रखती। यही कारण था कि वह उन्नति कर सका। नए संपर्कों
विचारधाराओं का लाभ उठा सका। और ये दो चीज़ों के कारण, एक तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और अपने को ढाल लेता था, फ्लेक्सिबल लचीलेपन के कारण उसमें ढाल लेता था, और भारत की जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता के कारण वह उन्नति कर सका, नए संपर्कों विचारधाराओं का लाभ उठा सका। ठीक है, नए जो संपर्क आए, नई नई जो जातियाँ आई, उनसे लाभ उठा सका, विचारधाराओं का लाभ उठाया, कुछ दिशाओं में प्रगति कर सका। यह प्रगति अतीत में बहुत से अवशेषों में जकड़ी रही और बाधित रही, और ये प्रगति कर सकता है, ये अतीत में यानी प्राचीन काल में बहुत से अवशेषों जकड़ी रही, बाधित रही, कुछ समस्याओं से क्या रही, ये बंदी भी बनकर रही। अब ये युगों का दौर के मुख्य मुख्य बिंदुओं को, जितने बिंदु हैं उन्हें हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब आप सबसे एक है कि आप इसे एक बार दोबारा सुनना, इसको पढ़ना, किताब को पढ़ना, छोटे छोटे बिंदुओं को देखना कि कौन सा मुख्य बिंदु है। आपसे पूछे जाए कि गुप्त वंश के बाद किन्होंने गुप्त वंश को कमजोर किया, हुणों ने, परंतु कौन से शासक ने उसे वहां से भगाया, कौन बताएगा, यशोवर्मन ने। ठीक है, ऐसे ही ये इंडिगो है, इंडिगो है, इंडिका पड़ा, इंडिका जो नीला रंग था वो किसके नाम से, क्या क्या पड़ा, इंडिया के नाम से। इंडिया किस रेशम कहाँ की सॉरी रेशम कहाँ की अच्छी है, चीन की या भारत की, तो आपको उत्तर मिलेगा चीन की। तो 8वीं शताब्दी में कौन सा खलीफा था जिसने भारतीय विद्वानों को बगदाद में आमंत्रित किया था, अल मंसूर ने। ठीक है, तो भारतीय गणित का वहाँ किस में अनुवाद करवाया, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। गणित का प्रयोग सबसे पहले यूरोप के किस विश्वविद्यालय में पहुंचा, स्पेन के मूर विश्वविद्यालय में। फिर वहाँ से कहाँ गया, आगे देशों में। ब्रिटेन में कब प्रयोग किया गया, 1490 ईस्वी में। ये छोटे छोटे सवाल हैं, उनको आप पढ़ना। आपसे पूछा जाए गणित का आखिरी कौन विद्वान था, भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय की पुस्तक का क्या नाम था, लीलावती। लीलावती कौन थी, उनकी बेटी। तो बेटी के नाम पर उन्होंने ये पुस्तक की रचना की। ये सब चीज़ों को आपको रखना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए ज्यामिति में कौन आगे था, यूनान। ठीक है, कहाँ, जो अल मंसूर का इलाका था, यूनान बगदाद वाला, वो ज्यामिति में आ गया था। अंगणित बीजगणित में भारत आगे था। तो जीरो की खोज किसने की, भारत ने। दशमलव खोज किसने की, भारत ने। ठीक है, तो वो ये भारत ने विदेश को ये जानकारी दी है इन चीज़ों की। तो आपको इस सब चीज़ों के बारे में छोटी छोटी चीज़ों आप निशान लगाते रहना और आगे बढ़ते हुए रहना, उन सब के बारे में जानकारी लगाना। ठीक है, तो इस्लाम जगत के लिए जो सबसे विद्या का जो केंद्र था वो कौन था, अध्ययन का जो केंद्र था, बगदाद। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो बताए गए हैं उनको सबसे बिंदुओं को पढ़ना है और ध्यान लगाकर उन पर निशान लगाते हुए उनको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, और फिर पूरे इसको सुनेंगे, उसके बाद आप बुक पढ़ना, बुक पढ़ेंगे, बुक पे निशान लगाना। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये आत्मसात हो जाएगा, चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको रुचि भी आएगी। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि गुप्त काल में को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, उसमें क्या क्या विकास हुआ, दक्षिण भारत में किस तरह विकास हुआ, उत्तर भारत किस तरह से में बाहरी आक्रमणों से किस प्रकार से परिवर्तन उसमें होते गए, परंतु फिर भी वो अपने आप को संभालता रहा। उसके पीछे क्या एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी भारत की, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे, समझेंगे हैं, तो ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इनको पढ़ना जरूर है और मुख्य बिंदुओं के निशान लगाते हुए आपको आगे चलना है। धन्यवाद।